या दोस्तों जो लोग उपलब्ध हैं अभी वो अगर मुझे बता दें कि अगर आप उनको वीडियो और ऑडियो ठीक ठाक मिल रहा है तो मुझे बहुत मदद होगी। और आज पहला दिन है इस चैनल पर, मैं पहला लाइव कर रहा हूँ। इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने दिए हैं, आप लोगों को पेश किए हैं, वो सब रिकॉर्डेड वीडियो थे। तो पहला ये वीडियो है जो हम लाइव कर रहे हैं और इसका मकसद ही ये है कि आपसे कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए। तो अगर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर वीडियो के साथ ऑडियो अगर दिखाई दे रहा है, ठीक स्पष्ट है, तो उस बारे में मुझे हरजीत सिंह जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हैं, सबसे पहले यहाँ पहुंचे और बता रहे हैं कि देख और सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरजीत आपका यहाँ आने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम के दौरान आपके सुझाव जो भी होंगे वो मैं पढ़ के बताऊं, क्योंकि आप काफी लंबे समय से जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो के साथ काम करने के अलावा जलवायु परिवर्तन और एडेप्टेशन जिसके बारे में हम एक दिन पूरा कार्यक्रम करेंगे इनके साथ, उसके एक्सपर्ट हैं। और अनिल यहाँ पर मौजूद मुझे दिखाई दे रहे थे, जो बस्तर से के एक रिपोर्टर हैं। और भी लोग जुड़ेंगे अभी, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं और उसके बाद जैसे जैसे लोगों का जुड़ना शुरू होता है, हम ये पहला वीडियो लाइव जो है इको एंड एनर्जी टॉक पर हम कर रहे हैं। इको एंड एनर्जी टॉक को शुरू तो मैंने काफी पहले कर दिया था, लेकिन जब से फ्रीलांस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ काम की कुछ समय की वजह से और कुछ दूसरी वजहों से, तकनीकी वजहों से, पुराना राकेश जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उस वजह से कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो रेगुलर नहीं था। लेकिन पिछले 2 महीने में कोशिश की है हमने थोड़ा रेगुलर होने की, और लगातार वीडियो आप देख रहे होंगे कि हम पोस्ट कर रहे हैं। और इन वीडियोस को लगातार पोस्ट करने का मतलब यह है, का मकसद यह है कि आपके साथ जुड़ाव जो है वो लगातार बना रहे। क्योंकि अगर एक बार वीडियो डालते हैं फिर उसके बाद बहुत दिनों का गैप होता है, तो लोगों को लगता है कि शायद ये चैनल पे ज्यादा दिलचस्प हलचल नहीं है। लेकिन काम की जो मसरूफ होने के बावजूद ये कोशिश रहती है कि जो भी तमाम मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं लोगों के समझने के, तो उनके बारे में वीडियो लगातार डाले ही जाए। और आज का वीडियो मूल रूप से जो ये पोस्ट भी किया जाएगा इको एंड एनर्जी टॉक न्यूज चैनल पर, उसका मकसद ये है कि जो युवा पत्रकार हैं उनको पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की रिपोर्टिंग और लेखन के बारे में थोड़ा सा जो अनुभव है उसको बांटा जाए और बताया जाए। तो इसका मूल मकसद वही है। तो जो लोग बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं या बहुत अच्छे जानकार हैं, उन लोगों के लिए शायद इतना मददगार ना हो, लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के इश्यूज क्या हैं, रिपोर्टिंग क्या है, तो वो इससे सीख सकते हैं। और आज की जो बातचीत मेरी हो रही है, इससे वो फायदा उठा सकते हैं। विकास तिवारी, आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। विकास हमारे पुराने दोस्त हैं जो बस्तर में हैं, और इनको बस्तर में रानू तिवारी के नाम से जाना जाता है। और ये जितनी भी जो डीप इन जंगल्स वाली रिपोर्टिंग है, अनिल की तरह ये भी लगातार प्रस्तुत करते रहते हैं। आदिवासी मामलों में काफी इनकी रुचि है। और मैं चाहूंगा कि विकास, आपका जो बस्तर टॉकीज है उसमें ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण पर रिपोर्टिंग होती रहे, ताकि बस्तर का हमें पता चलता रहे। पिछले साल मैंने एक रिपोर्ट की थी इसी समय, जब हमने बताया था तेंदुपत्ता को लेकर क्या हो रहा है, तेंदुपत्ता की जो समस्या है आदिवासियों की, उसको लेकर। तो उस वक्त जो है विकास ने कुछ फोटोग्राफ्स भेजे थे मुझे और काफी मदद की थी, क्योंकि उस वक्त कोरोना लॉकडाउन की वजह से मेरा संभव नहीं था बस्तर जाना। लेकिन कई लोगों से बात करके वो रिपोर्ट लिखी गई थी और काफी मदद उसमें हुई थी। तो जैसा मैं बता रहा था कि आज का जो ये पूरा जो मुलाकात है, इसका मकसद ये है कि लोगों को ये बताया जाए कि कैसे वो जलवायु परिवर्तन के और पर्यावरण के विषय को उन्हें कैसे देखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्टिंग की ये है कि ये आपको एक 4 डायमेंशनल जो है मतलब सभी दिशाओं में आपका जो एक्सपोजर है वो खोलती है। और वो उसकी वजह यह है कि अगर आप पर्यावरण की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ना केवल आपको एयर और वाटर पोल्यूशन की रिपोर्टिंग करनी है, आपको हेल्थ के इश्यूज के बारे में भी अपनी जानकारी को दुरुस्त करना है और अपनी दिलचस्पी को बढ़ाना है। आप एग्रीकल्चर को भी जानना चाहेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर पेस्टिसाइड और
हर्बिसाइड और तमाम हेल्थ इश्यूज के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और उसके बाद लैंड इश्यूज हैं, लैंड राइट इश्यूज हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, बहुत दिलचस्प भी होते हैं और काफी इन डेप्थ भी होते हैं। तो ऐसे मुद्दों को आप पर्यावरण की रिपोर्टिंग में सीखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है पर्यावरण की रिपोर्टिंग में कि आप ये तैयार होकर आए कि आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। केदारनाथ के बारे में अभी बताता हूं मैं। केदारनाथ के 8 साल पूरे हो गए हैं। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कार्बन कॉपी में। केदारनाथ एक बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन उससे पहले मैं इस बात को पूरा कर दूं तो पावर, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, इन तमाम चीजों में आप पर्यावरण की रिपोर्टिंग करते हुए आप इसका अध्ययन करते हैं और काफी आपको इसमें मजा भी आता है। केदारनाथ के 8 साल हो गया। पर्यावरण रिपोर्टिंग में एक नया डायमेंशन मेरा इसलिए जुड़ा केदारनाथ के 2013 में हुआ और 16 और 17 तारीख, आज 18 तारीख है, 16 और 17 तारीख को सबसे ज्यादा तबाही वहां हुई। 18 तारीख को वहां कोई नहीं पहुंचा था। आज के दिन वहां कोई नहीं पहुंचा था। पूरे दिन लोग इंतजार कर रहे थे। असली रेस्क्यू ऑपरेशन 19 तारीख से शुरू हुए थे और हम जब पहुंचे तो उन चुनिंदा शुरुआती टीमों में थे जो वहां पहुंचे। और ये जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि वहां हमने करीब 2-2.5 महीने तक लगातार पूरे उत्तराखंड में, केवल केदारनाथ की बात नहीं, पूरे उत्तराखंड में हमने लगातार रिपोर्टिंग की थी। और उसके बाद ही मेरी किताब जो है रेज ऑफ द रिवर और तुम चुप क्यों रहे केदार के नाम से बन के आई, निकल के आई और 1 साल के अंदर उस किताब को हिंदी में जो पहले आई थी उसको लिखा गया था। तो स्पष्ट तौर पर वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। लेकिन आज जब पलट के देखते हैं 8 साल बाद, तो जो केदारनाथ डिजास्टर के रूप में जो इतनी बड़ी चेतावनी दी गई थी, इसमें सरकारी आंकड़ा जो है वो 5,000 से कुछ ज्यादा मौतों का है। लेकिन ये सब जानते हैं कि उसमें 10,000, अनौपचारिक रूप से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और सिर्फ लोगों की मौत की बात नहीं है, उसने पूरे गांव के गांव तबाह किए, न केवल केदारनाथ में बल्कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों रीजन जो उत्तराखंड के हैं वहां पर जबरदस्त तबाही हुई थी। लेकिन उसके बावजूद केदारनाथ की घटना के बावजूद आज हम देखते हैं चारधाम यात्रा, चारधाम मार्ग का हर कोई जिक्र करता है, उसका काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो जिस तरह से बनाई जा रही है, सड़क बनाई जा रही है इसलिए नहीं, कि सड़क जिस तरह से बनाई जा रही है उसको लेकर बहुत बड़े स्तर पर आलोचना हो रही है। लेकिन सिर्फ केदारनाथ चारधाम यात्रा मार्ग जो है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केवल वो एक समस्या नहीं है। समस्या जो है वो इसको बनाने का तरीका समस्या नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि जंगलों को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है और जहां पर जैसे अभी लारढंग चिल्लरखाल की सड़क है, एक कोटद्वार से चलती है और 11 किलोमीटर की सड़क है, उस सड़क को बनाने के लिए फ्लाईओवर्स का इस्तेमाल जो है वो करने के बजाय, यानी एलिवेटेड रोड बनाने के बजाय जंगल को काटा जा रहा है। तो इसमें बहुत लोगों से जब मैंने बात की तो उसमें एक करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है और वो करप्शन का मुद्दा है कि नेता चाहते हैं, राजनीतिज्ञ चाहते हैं कि उनके लोगों को, उनके करीबी लोग जो जुड़े हुए हैं ठेकेदारों को काम मिले, जबकि वही काम एलिवेटेड रोड के जरिए बड़ी कंपनियां जो कंपनियां कर सकती हैं। बहुत रेयर वाइल्ड लाइफ है, वो ऐसा हैबिटेट है रिच जिसको बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। राजू सजवान जी जुड़ गए हैं, जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है उसमें लिखते हैं। राजू जी, पर्यावरण के मुद्दे पर गंभीर पत्रकारिता की आप कह रहे हैं कमी रही है, लेकिन डाउन टू अर्थ को मैं लगातार पढ़ता हूँ और उसके कई जो स्टोरीज हैं हम रिपब्लिश करते हैं कार्बन कॉपी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी स्टोरीज लगातार प्रोड्यूस करने के लिए। तो देवांश जी नमस्कार। तो उसमें ये जरूरी है कि पत्रकारिता में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है राजू जी कि पत्रकारिता में गंभीर मुद्दों की कमी की बात नहीं है। पत्रकारिता में मुझे लगता है बहुत बड़ा आकाश खुला भी है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और पॉजिटिव इसलिए हूँ कि आलोक जोशी का जो चैनल है आलोक अड्डा, ये पिछले 1 साल में बिल्कुल एक्सपोनेंशियली इन्होंने छलांग लगाई है और CNBC के एडिटर रहे हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं आलोक जोशी, और इन्होंने जो मेहनत से शुरू किया और वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो उसने टेक ऑफ किया है। तो आलोक अड्डा पर जाकर आप देख सकते हैं और वो satyhindi.com जो वेबसाइट है वहां पर भी रिप्रोड्यूस होते हैं उसके कई वीडियो। हरजीत कह रहे हैं कि आपको लगता है कि केदारनाथ की आपदा से हमने कुछ सीखा है। तो हरजीत जी, मैं यही बता रहा था कि केदारनाथ की आपदा से हमने कुछ सीखा है ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं लगता। अभी कल भी जो मुक्ता जोशी ने एक रिपोर्ट की है, जो लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच की लीगल एसोसिएट हैं, वो स्टोरी के बारे में भी हम अध्ययन कर रहे थे पहले से,
और वो बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है और हमने तय किया है कि हम उसको इसी चैनल में मुक्ता जोशी से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हरजीत इस्तेमाल हो रहा है। और आप जलवायु परिवर्तन और डिजास्टर और एडेप्टेशन के एक्सपर्ट हैं, आपसे बेहतर कोई इस चीज को नहीं जानता कि जब सरकारें अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल माइनिंग के लिए करने लगे, जैसा कि उस स्टोरी में जो न्यूज लॉन्ड्री में पब्लिश हुई है, तो इससे ज्यादा परेशान करने वाली बात और कुछ नहीं हो सकती कि आप एक बहुत ही अर्जेंट लॉ और एक इमरजेंट लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात के लिए कि आप किस तरह से माइनिंग के जो नियम कानून है उनकी अवहेलना कर सके। तो ये थोड़ा मुश्किल बात है। केदारनाथ से सीखने के बजाय हमने कॉन्क्रेटाइजेशन कर दिया है। मैं केदारनाथ के 1 साल बाद भी वहां गया था, उसके बाद भी वहां जा चुका हूं और उस इलाके में तो लगातार जाता ही रहता हूं। तो उसकी जो परिणति है वो कई तरीके से दिखाई दे रही है। वो और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये जितने जियोलॉजिस्ट हैं, अर्थ साइंटिस्ट हैं, उनसे बात करते हुए हमने ये बात को देखा है। और एक महत्वपूर्ण और बात जो मैंने भी स्टोरी मसूरी को लेके की थी कि मसूरी में जो जो एक टनल बनाने के लिए ट्वीट किया था नितिन गडकरी साहब ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और फिर उसको इंडोर्स करते हुए कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से कि ये आपदा को के वक्त काफी काम आएगी इस तरह की सुरंग बनाना। तो उसमें मैंने वाडिया इंस्टीट्यूट के 2 लोगों से कम 2 अर्थ साइंटिस्ट से वाडिया इंस्टीट्यूट के बात की और उसमें एक बहुत लीडिंग साइंटिस्ट है, उनका जिक्र किया है, बल्कि दोनों ही काफी सीरियस साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हमें बोला है कि अगर हमें पता होता कि मसूरी में कोई सुरंग बनाने की सरकार सोच रही होती तो हम कब से इन रॉक्स की स्टडी कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि बहुत फ्रेजाइल रॉक्स हैं, यहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम इसकी स्टडी करके इसके बारे में भी बताते। वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी ये बात की पता नहीं थी। मैंने डॉयचे वेले में ये स्टोरी लिखी है और उसे आसानी से जाके पढ़ा जा सकता है, मेरी ट्विटर लाइन पे अभी भी वो लिंक मौजूद है। तो वो साफ तौर पर पता चलता है कि सरकार जो है वो साइंटिफिक रिपोर्ट्स को इतनी अहमियत नहीं देती और ये चीजें पिछले कुछ वक्त में और ज्यादा घटी हैं। 2-3 तर्क दिए जाते हैं जिन तर्कों का जिक्र करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। जैसा राकेश जी कह रहे हैं कि हम सीखते कहाँ हैं, हर साल बाढ़ और सूखे की इतनी विपदाओं के बाद भी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं जो यहाँ पर 2-3 चीजों का जिक्र कर रहा था वो ये कि पहला, लोग जब भी कहते हैं कि डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन हमने डेवलपमेंट इससे अगर हो रहा होता तो भी एक बात समझ में आती कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं। पहली तो चीज ये है कि केवल डेवलपमेंट से जो चीजें बनाते हैं वो एसेट नहीं है, एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा एसेट है। और दूसरा, जैसा हरजीत अक्सर कहते हैं कि एनवायरमेंटल लॉस जो है वो इरिट्रीवेबल है, इरिवर्सिबल है, उसको आप वापस नहीं मोड़ सकते हो, बहुत मुश्किल। आप जरूर कह सकते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे, लेकिन पेड़ कभी जंगल का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया प्रदीप यहाँ पर आने के लिए। और दूसरी बात, जो सिक्योरिटी इश्यूज उठाते हैं कि चाइना जो है बिल्कुल बॉर्डरिंग स्टेट है उत्तराखंड और हमें ये सड़कें बनानी है, डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो चाइना जो है वो बिल्कुल तिब्बत में हमारे सर पे आके बैठ गया है। इसको प्राइमा फेसी में स्वीकार करता हूं इस तर्क को, लेकिन हमें इस बात की स्टडी करनी होगी कि जो सड़कें हम बना रहे हैं वो आपात स्थिति में कितना काम आएंगी। कि चौड़ी सड़क और बड़ी सड़क का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक सस्टेनेबल रोड बना रहे हैं। सस्टेनेबल रोड, और मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि साइंटिस्ट तो कहते ही है, केदारनाथ के वक्त जो एक रोड बहुत ही आर्टिलरी थी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे थे, वो रोड आपको पता है कौन सी थी? वो रोड थी मंडल का जो फॉरेस्ट है, और ये वही इलाका है जहां से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन के शुरुआती दिनों का। और वो सड़क इसलिए नहीं बर्बाद हुई क्योंकि वो बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है और उसको हमने छेड़ा नहीं था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि जरूरी नहीं है कि चौड़ी सड़कें जो हैं वही सस्टेनेबल रोड्स और अच्छी रोड्स होती हैं। क्विक मूवमेंट के लिए चौड़ी सड़क ही होना जरूरी नहीं है। हमको देखना पड़ेगा कि हमारी रॉक्स कैसी हैं, और चाइना जो कर रहा है हमें सिर्फ उसका एक हिस्सा दिखाता है। वो चाइना कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है हमारी तरह, जहां हम इतना खुल के बोलते हैं, विरोध करते हैं। जो निशांत जी कह रहे हैं कि बिहार में फिर से फ्लड आ रहा है, बिहार के बारे में किसी दिन अलग से कार्यक्रम करूंगा, उसकी अलग ही कहानी है बिहार की, और उस पर एक आर्टिकल मैंने लिखा था जिसको मैं शेयर करूंगा यहाँ आपके साथ। तो मैं बात कर रहा था, ये जो पूरा जो डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा करप्शन इन्वॉल्व होता है, बहुत नासमझी इन्वॉल्व होती है, कई बार अनइंटेंडेड मिस्टेक्स भी होती हैं, और कई बार विकास का एक ऐसा सोचा जाता है कि रोजगार बनेगा। रोजगार ऐसे जिप पास्ट रोड बना के नहीं होती जहां आप
100 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। रोजगार तब पैदा होता है लोकल लोगों के लिए जब यात्री रुकते हुए जाते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं कि केदारनाथ में जब 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 पहली बार केदारनाथ में जब पुरानी यात्रा होती थी तो लोग कई कई दिन उस यात्रा को पूरा करते थे। अभी आप एक हेलीकॉप्टर में देहरादून से बैठते हैं और सीधे या दिल्ली से बैठते हैं, दिल्ली से भी शुरू हो जाएगा, अभी देहरादून से सुविधा उपलब्ध है, और केदारनाथ जाके और 2 घंटे में वापस आ जाते हैं। तो लोकल को वहां क्या रोजगार मिल रहा है मुझे पता नहीं। हेलीकॉप्टर कंपनियों को जरूर मिल रहा है जो थोड़े बहुत लोकल लोगों को रोजगार दे रही है। हरजीत कह रहे हैं कि सारी दुनिया में अब ये बातें हो रही हैं कि हमारा आर्थिक मॉडल ही जिम्मेदार है इस तरह की आपदाओं के लिए, तो फिर उसी को बदलने की जरूरत है। हरजीत की बात को मैं जो के पक्ष में एक बात और कहूंगा कि अमेरिका की एक बहुत ही लीडिंग जो है रिसर्च एसोसिएशन है जिसका नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी एंड साइंसेज, PNAS के नाम से जाना जाता है। और आप आराम से PNAS प्लस GDP प्लस क्लाइमेट चेंज लिखेंगे तो पता चलेगा। और ये रिसर्च कोई 1-2 दिन की नहीं थी, इसी रिसर्च का मैं जिक्र करता हूं। मैं बहुत ज्यादा रिसर्च का कभी जिक्र भी नहीं करता अपनी बातचीत में। तो PNAS ने अपनी स्टडी में कहा कि अगर इंडिया जैसे देशों में, और उन्होंने 50 साल के आंकड़े लिए थे, 1960 के दशक से लेकर 2010 तक के आंकड़े, और उन्होंने कहा कि अगर क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं इनका असर नहीं होता तो इंडिया की GDP आज 30% ज्यादा होती जितना अभी है उससे। और उसका वो बात वैसे भी व्यवहारिक रूप में भी आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जितने साइक्लोन से भी आ रहे हैं और ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनके आने की संख्या भी बढ़ रही है, इनकी तीव्रता भी बढ़ रही है, इनके द्वारा होने वाला नुकसान भी बढ़ रहा है, तो ये चीजें कम होती जाती, ये कम होती तो हमारा GDP का लॉस कम होता। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पर्यावरण को मैनेज करके उस पर काबू पाके प्रकृति को अपने हिसाब से कॉन्कर करके हम डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट प्रकृति के साथ रह के भी हो सकता है क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ा एसेट है, रिसोर्स है, और वो आपके लिए जो है लॉस ऑफ, जैसे ड्राउट हो रहा है, जैसे बाढ़ आ रही है या हेलस्टॉर्म आ रहे हैं, अगर ये ज्यादा इनकी तीव्रता बढ़ती जाएगी जो कि हो रही है और हम देख रहे हैं, जैसे फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, जैसे आपने 15 साल लगा के आपने जो ऋषि गंगा वाला प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत बनाया था और एक फ्लैश फ्लड में वो पूरा बहा के चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम GDP को इन्वायरमेंटल जो उसके साथ कोरिलेशन है उसको समझें कि अगर इन्वायरमेंट के साथ हम प्रकृति के साथ बना के नहीं रखेंगे तो वो आप कितनी भी तरक्की करें वो एक झटके में बहा के ले जाएगी। और हमको ही समझना चाहिए कि जो हिमालय है वो तो हमारे वाटर टावर्स हैं, वो 35-40% आबादी जो देश की है उनके लिए पानी भेजते हैं, उनके लिए सैंड भेजते हैं जिनसे आपके घर बनते हैं, नदियों में बह के आती है रेता बजरी। इस पर हम अलग से कार्यक्रम करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो 85% माइंड मिनरल है वो रेता और बजरी ही है, तो उसकी डिमांड को वो कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप उन्हीं को खत्म करेंगे, जैसे यहाँ पर देवांश शर्मा जी का कहना है कि पॉलिसी मेकर्स कब समझेंगे कि एनवायरमेंट की अहमियत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी मेकर्स को ऐसा भी नहीं है कि हमेशा पता नहीं है, पॉलिसी मेकर्स भी बहुत पढ़े लिखे हैं और वो बहुत इवॉल्व होते हैं, लेकिन एक जो आज में ही सब कुछ इस्तेमाल कर लेने की जो इच्छा है कि देयर इज नो टुमारो का जो एटीट्यूड है वो बहुत मुश्किल है। अभी किसी व्यक्ति ने ट्विटर पे मुझसे सवाल पूछा था, वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने अच्छा सवाल था, मुझे अनकंफर्टेबल करने वाला सवाल था। उन्होंने कहा कि जिस कमरे में आप बैठ रहे हैं और बोल रहे हैं तो वो कमरा जो है सैंड से बना है और आप माइनिंग का विरोध करते हैं, सैंड वहां ईंट बजरी रिसोर्सेज लगे हैं, जिस मोबाइल फोन को आप यूज कर रहे हैं उसमें मिनरल्स लगे हैं, उसके लिए मिनरल्स की खोज, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की जो बात आती है वो अगर हम अपनाएं और हम लोग जो है AC न चलाएं, हम लोग पंखा चलाएं, हम लोग कम इस्तेमाल करें उन चीजों का और खर्च को अपने जो कंजम्पशन को घटाएं, तो वो एक स्थिति पैदा होती है जब हम सस्टेनेबल तरीके से रह सकते हैं। हमको छोटी दूरियों के लिए हम साइकिल चला सकते हैं, ऐसा बहुत सारे देशों में हो रहा है। यूरोप में तो पेडेस्ट्रियंस और जो बाइसिकल वाले हैं वो झगड़ते हैं और कारों के लिए सड़क चौड़ी करने की इजाजत भी नहीं देते। ऐसी घटनाएं भी यूरोप के कई देशों में हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। और उनका सवाल बिल्कुल जायज है कि अगर मैं 24 घंटे अगर SUV चलाता हूं, बड़ी गाड़ी चलाता हूं, तो मुझे क्या अधिकार है ये कहने का कि आप पोल्यूशन मत करो या ग्लोबल वार्मिंग
मुझे अपनी लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा, इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। बदकिस्मती से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बन रहा था या इस्तेमाल करना लोग शुरू कर रहे थे, वो कोरोना की वजह से काफी लॉस हुआ है। और इस पर भी अलग से बातचीत में एक वायरोलॉजिस्ट से करूंगा इसी चैनल पर कुछ दिनों बाद, कि किस तरह से जो रिलेशन है जंगलों को खत्म करने का या वाइल्ड लाइफ को खत्म करने का, वो इस तरह की डिजीज के साथ है जो कोरोना जैसी डिजीज है। कोरोना कोई पहला कोरोना वायरस नहीं है, इससे पहले भी हमारे पास कोरोना वायरस पिछले कई सालों में अटैक करते रहे हैं। पर ये सार्स जो कोरोना वायरस जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, इसके ओरिजिन के बारे में अभी भी बात चल रही है। बस्तर के क्लाइमेट के बारे में भी सवाल पूछा जा रहा है प्रशांत की ओर से कि ये इतनी तेजी से बदल रहा है, इसकी बड़ी वजह यहाँ जंगलों की कटाई है। बस्तर बहुत ही बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर किसी को बस्तर में उतार दिया जाए तो वो अपनी जिंदगी शायद सबसे खूबसूरत जगहों में होगा और महसूस करेगा इस बात को, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन बस्तर में भी मिनरल्स की लड़ाई चल रही है, और बस्तर से ज्यादा नॉर्थ छत्तीसगढ़ में भी चल रही है, कोरबा सरगुजा, जहां पर एलिफेंट का, हाथियों का आप देखते हैं कितना बड़ा संकट हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हाथियों की आदमी इंसानों के साथ जो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, उसके पीछे उनका पूरा कॉरिडोर जो झारखंड सरगुजा अंबिकापुर का इलाका है, वहां पर जो माइनिंग है उसके लिए। तो हिमांशु भी कह रहे हैं कि जब भूटान जैसा छोटा देश समझ सकता है कि एनवायरनमेंट की क्या अहमियत है। बिल्कुल ठीक बात है हिमांशु, और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो हिंदी में टाइप कर सकें, क्योंकि मैं रोमन में अगर हिंदी लिखी हो या फिर आप अंग्रेजी में लिखिए पूरा, और अगर हिंदी में अगर टाइप कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा पढ़ने से। शोभित कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने जो बात कही है उसके लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शोभित आपका। तो हम जो बात कर रहे थे कि किस तरह से इस चीज को समझाने की जरूरत है कि सस्टेनेबल लिविंग जो है, अक्सर हम बात करते हैं कि गांधी का जो कॉन्सेप्ट था कि आप अपनी जरूरतों को सीमित करें, और अगर आपकी जरूरतें बढ़ती रहेंगी तो आप सोलर पैनल भी लगा देंगे तो सोलर के लिए भी तो माइनिंग आपको करनी ही है, तो फिर भी आपका कार्बन इमिशन जो है वो आप कम करने की कोशिश में आप पर्यावरण का विनाश करते ही चलेंगे। तो बिना जो सस्टेनेबल तरीके से जीने से, सस्टेनेबल तरीके से अगर आप अपना जीवन लाइफस्टाइल नहीं करेंगे तो कोई तरीका नहीं है जो इस धरती को बचा सकता है। धरती ऑलरेडी ओवर स्ट्रेस्ड है, इसमें रिसोर्सेज जो है, जनसंख्या, इतने लोगों का इस पर प्रेशर है, और उसके बावजूद जो जितने लोग इस धरती पर इस वक्त रह रहे हैं, इंक्रीजिंगली उनका लाइफस्टाइल, खास तौर से जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जो रिपोर्ट मैंने पीएनएस की कही थी, वो पीएनएस की रिपोर्ट भी ये कहती है कि जो क्लाइमेट चेंज है, ना केवल जैसे भारत जैसे देशों की, जो उसने जीडीपी का मैंने जिक्र किया कि 30% भारत की जीडीपी में जो डेंट किया है पिछले 50-60 सालों में, इसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से और एक्सट्रीम वेदर इवेंट की वजह से। इसी तरह छोटे देश जितने छोटे और जितने गरीब होंगे उन पर चोट उतनी ज्यादा होगी। तो इसने जो है इनइक्वालिटी को भी बढ़ाया है कि अमीर देशों के मुकाबले गरीब देश और कमजोर होते चले गए हैं। और अभी इसीलिए, और बहुत जल्दी हम हरजीत से बात करेंगे इस बारे में, वो आपको समझाएंगे, और वो लड़ते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पर गरीब देशों के, विकासशील देशों के हितों के लिए, कि वो हमें समझाएंगे कि कैसे जो अमीर देशों ने तय किया था कि वो 2020 से लगातार 100 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर, हरजीत अगर मैं आंकड़ा सही बता रहा हूं तो, वो ग्रीन फंड में देंगे, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और वो भी कैसे होगा, मतलब उसके लिए बहुत जरूरी है कि सारे देश एक साथ आए, और वो सारे देशों की हालत ऐसी है कि कोई ना कोई देश किसी न किसी अमीर देश के दबाव में कर्ज को लेकर रहता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की कि जब तक रिसोर्सेस नहीं होंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, जो लोगों के निचले इलाके डूब रहे हैं, अगर कल मुंबई और कलकत्ता के निचले इलाके जो कि डर है, जो कि होना ही है, जो डूबेंगे तो उनको कहां बसाया जाएगा? सुंदरबन पूरा का पूरा डूब रहा है, तो उन लोगों को कहां बसाया जाएगा? इतने रिसोर्सेस कहां से आएंगे? तो भारत तो पहले ही रिसोर्सेस के लिए हम जो है अपने हेल्थ की जरूरतें, अपनी सिक्योरिटी की जरूरतें, अपनी एजुकेशन की जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज एक नए संकट के रूप में आ रहा है। तो इस सब रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है कि पर्यावरण में अच्छे लोग रिपोर्टिंग के लिए आए जो जागरूक हैं। और एक बात जरूर है, कुछ कंस्ट्रेंट है, लेकिन ये भी हुआ है पिछले कुछ वक्त में कि टेलीविजन ने भले ही एनवायरनमेंट को केवल
मौसम की जानकारी और जब कोई चक्रवात आ जाता है तो उस वक्त तक सीमित रखा है। लेकिन कई वेबसाइट्स आई हैं और दुर्भाग्य से वो वेबसाइट्स जो हैं अभी अंग्रेजी में ज्यादा हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे पूरा यकीन है कि इलाकाई भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेजेस में भी वो हिंदी के साथ दूसरी भाषाओं में, इलाकाई भाषाओं में ऐसी वेबसाइट्स बढ़ेंगी और ऐसा लिखने का जो है उम्मीद करता हूं कि ऐसा आकाश खुलेगा। तो जैसे यहाँ पर कुछ कह रहे हैं लोग कि दंतेवाड़ा में से पंकज भदौरिया, और जहां लौह अयस्क खनिज जंगलों में सरकार बना रही है, दूसरी तरफ अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, जिसके चलते पर्यावरण लगातार असंतुलित हो रहा है। और प्रशांत फिर कह रहे हैं कि चौड़ीकरण के नाम से जो पेड़ कटाई हुई, उस समय में बीजेपी की सरकार थी, उनका कहना है कि पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन किया गया, विस्थापन कह रहे हैं। लेकिन ट्रांसप्लांटेशन की सच्चाई क्या है, इस पर भी मैंने एक वीडियो किया है, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हम बस्तर में रहते हैं, हम देख रहे हैं कि वो पेड़ कटाई हुई है, विस्थापन नहीं हुआ है। सरकार गलत कह रही है। विस्थापन करना किसी पेड़ का संभव भी बहुत मुश्किल है। 99-95% में आप किसी भी बड़े पेड़ का कैसे उसको ट्रांसप्लांट, पहले आप उसकी सारी कैनोपी को काटेंगे, ब्रांचेस को उड़ाएंगे, फिर थोड़ी सी जड़ जो है उसको ले जाकर कहीं लगाएंगे और फिर उसकी देखभाल होती नहीं है। वो सब लोगों को दिखाने के लिए होता है। ट्रांसप्लांटेशन एक तरह से धोखा ही है और इस पर हमने एक वीडियो पूरा किया था, इसी चैनल पर किया हुआ है। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है ऐसा भी नहीं है कि मैंने इस चैनल पर काफी वीडियो किए हैं जो आपकी जरूरत के हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आपने बस्तर की बात की। बस्तर में जो मैं करप्शन की बात हमेशा जोर देता रहता हूं, किसी भी जगह, चाहे वो किसी आतंकवादी बम धमाका हो, चाहे बाढ़ में लोगों का राहत ठीक, पुनर्वास ठीक से ना हुआ हो, या कोरोना में वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हो रहा है, कोरोना में अस्पतालों में जगह नहीं मिली, तो करप्शन का एक बहुत बड़ा एंगल हर जगह होता ही होता है। अब मैं आपको एक कहानी बताऊं, मैं कई बार ये कहानी बता चुका हूं लोगों को, और ये है इस बारे में कि छत्तीसगढ़ का बस्तर जो है, उसमें किरंदुल के इलाके में एनएमडीसी की माइन है और वो बड़ा अच्छा खासा हजारों करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करते हैं। जो एनएमडीसी है वो वहां से मिनरल निकालती है और उस मिनरल जो लोह अयस्क निकालती है, आयरन ओर निकालती है, और उसका हजारों करोड़ का वो प्रॉफिट पोस्ट करते हैं। तो हमने एक बार देखा, उसकी रिसर्च की और हम उसकी बैलेंस शीट देख रहे थे कि इन लोगों ने ये जो सीएसआर के नाम पर जो होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसके नाम पर जो विकास कार्य करना होता है, तो इसका पैसा इन्होंने कहां लगाया है। तो एक पर्टिकुलर ईयर में हमने देखा कि उसका पैसा जो है, और जगह भी और सालों भी वही कमोबेश स्थिति थी, पर उसमें ज्यादातर पैसा उसका जो था वो छत्तीसगढ़ के अंदर भी नहीं लगा था, बस्तर तो भूल जाइए। वो पैसा लगाया गया था बाराबंकी में, बाराबंकी जो उत्तर प्रदेश में है, और वो स्टील मिनिस्टर, यानी उस माइन जो है एनएमडीसी जिसके तहत थी, जिस मिनिस्ट्री के, उसके मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और अब आप समझ सकते हैं कि उस मिनिस्टर का नाम मैं यहां पर बताऊं या ना बताऊं। वो मिनिस्टर जो है 2009 की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी, और उस वक्त जो मिनिस्टर थे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, स्टील मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बाराबंकी में, आराम से जो लोग यूपी बिहार के हैं जानते हैं कि मिनिस्टर कौन रहे 2009 में जो बाराबंकी से एमपी बने थे, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगा था। तो लेकिन ये सिर्फ एक उनकी बात नहीं है, ज्यादातर जगह यही हो रहा है। अगर आप बड़ी चिड़िया माइंस के इलाके में चले जाइए, वहां जो सीएसआर का पैसा है वो घुमा फिरा के वो उसी कंपनी के लोगों के फायदे के लिए, उनके लिए जो वहां स्कूल बना है, सिनेमाघर बना है, ज्यादातर पैसा इस तरह से खर्च होता है। इक्का दुक्का थोड़ी जगह में पैसा लग जाता है जो आदिवासियों की भलाई के लिए या गरीब लोगों के लिए वहां पर होता है। और दूसरा, आप उसी इलाके को घूमेंगे, जैसे चिड़िया माइंस के इलाके में मुझे एक जगह घुमाई गई सारंडा फॉरेस्ट के वहां पर, तो वो उसमें इतने रिच, जो वहां पर एक्सपर्ट थे मेरे साथ, वो बता रहे थे कि हर्ब्स हैं, कि उन्होंने वो कहते हैं कि कभी इन इलाकों में सोचा ही नहीं गया कि इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है कि इसके आधार पर हम अपना एक वर्टिकल खड़ा कर सकते थे, जो दुनिया में लोग जो है उस तरह की जड़ी बूटियां, उस तरह की जो एरोमेटिक जो कॉस्मेटिक्स हैं, वो सब बनाने के लिए उसका ध्यान नहीं दिया। सिर्फ उन्हें जमीन को खोदना है और वो मिनरल निकालना है। और जो बात मैं पहले कह रहा था कि जैसे हम जिन घरों में रहते हैं, हम जिन मोबाइल फोन्स को यूज करते हैं, कार को यूज करते हैं, तो इसके लिए तो मिनरल यूज होता ही है। तो हमें क्या अधिकार है ये कहने का कि अगर मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं तो बिजली यूज कर रहा हूं, मेरे सामने एक लाइट रखी हुई है जिससे जो मेरे फेस पर पड़ रही है, तो उसके लिए भी ये सब चीजों के लिए मिनरल का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं माइनिंग हो रही है। तो उसको सस्टेनेबली करने का तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। और हम
जब तक वो नहीं करेंगे, हम ये सोचेंगे कि आज, जैसे पानी की बात है, सिंपल बात है, पानी में इस बात को बड़ी आसानी से समझा, पानी का कम इस्तेमाल करो, इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें पता है कि पानी खत्म हो रहा है, और जो पानी है भी वो इतना पॉल्यूटेड है कि वो हमें प्यास बुझाने से ज्यादा हमें बीमार कर रहा है। जिन इलाकों में हम रहते हैं वहां पर सब जहरीली पेस्टिसाइड फार्मिंग हो रही है पिछले 60-70 सालों से, और वो जहरीली फार्मिंग इतनी ज्यादा है और इतनी इंडस्ट्रीज हैं, जो जब कोर्ट ने कहा दिल्ली गाजियाबाद के आसपास के इलाकों में कि आप लोग जो है ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, आप लोग इस तरह से बाहर अपना एफ्लुएंट नहीं छोड़ सकते, जहरीला जो वेस्ट निकलता है, तो आपको मालूम है कि उन कंपनियों ने क्या किया, उन कंपनियों ने ड्रिल करके जमीन के अंदर गाड़ना शुरू कर दिया उस जहरीले वेस्ट को, और उसके बाद आज जो है बहुत सारा जो पानी है, हम ग्राउंड वाटर जो हमारे घरों में आ रहा है, क्योंकि सारे बिल्डर जो है ग्राउंड वाटर ही पिलाते हैं, उनके पास अलग से कोई सप्लाई गंगा वाटर तो है नहीं, और गंगा भी पोल्यूटेड है, गंगा में भी वो वेस्ट जा रहे हैं, हालांकि गंगा एक्शन प्लान जरूर बनाए। तो ये एक समस्या है कि हम अपने स्वास्थ्य को खराब करने के लिए, हमने जो बड़े शहरों में जहां हम लाइफ स्टाइल के लिए, बड़ी सुविधाओं के लिए, अच्छे करियर के लिए टिके हैं, वो सबसे ज्यादा इसके चंगुल में है। इन्वायरमेंट के जो डिग्रेडेशन का सबसे ज्यादा असर वहीं पर दिखाई दे रहा है। तो ये जहरीला पानी हमारे भीतर आ रहा है, उसके बावजूद हम कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल कम करो, सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि कल हमारे बच्चों को, फिर उनके बच्चों को ये चाहिए, हम इसको बचाइए। एक सीमित रिसोर्स है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो जनरली लोगों के दिमाग में यह है, वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा कल को कि ये समस्या खत्म हो जाएगी। लोगों के दिमाग में यह है कि कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे हाँ बता कि लाल पानी लॉ एस, हाँ ये एनएमडीसी के इलाके में हो रहा होगा ऐसा कि वहां पर प्रदूषित है। प्रदूषण इन इलाकों में, अभी जो रिपोर्ट आई है, पहले हमें माना जाता था कि ग्रामीण इलाके जो है वो कम प्रदूषित है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ग्रामीण इलाकों का भी उतना ही खराब है जितना कि शहरी इलाकों का है। उसकी दो वजह हैं, एक तो अब ग्रामीण इलाके भी पोल्यूटेड होते जा रहे हैं, दूसरा ये जितने भी हमने पावर प्लांट्स लगाए हैं, बहुत बड़े बड़े हब हैं, जैसे कोरबा है या सोनभद्र का इलाका है, और रेणुका नदी का जो इलाका पूरा है, इसमें रॉबर्टगंज वाला, तो ये सब इन इलाकों में जो प्लांट लगाए हैं वो गरीब इलाकों में लगाए हैं, और वहां पर कोई नॉर्म्स, आप राखड़ बांध टूट गया, जो ऐश डैम टूट गया, ये घटनाएं आप लगातार पढ़ते होंगे, कोरबा से भी पढ़ते होंगे ये घटना आप सोनभद्र के इलाकों में भी लगातार आ रही है और दूसरी जगह भी आती है, और किसानों के खेतों में वो राख घुस जाती है, पूरी खेती बर्बाद कर देती है, घरों में बात जो है वो घुस जाती है। जैसे हरजीत कह रहे हैं कि हमें ये भी समझना होगा कि हमारी जीवन शैली में काफी हद तक सरकारी नीतियों पर निर्भर करती है। अगर सरकार साइकिल ट्रैक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बनाएगी तो कैसे उसका उपयोग करेंगे? ये एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप कहते हैं कि आप क्यों नहीं पैदल चलते हैं, आप क्यों नहीं कहा अरे पैदल चल, आप एक दिन जो जिस इलाके में हम रहते हैं या साउथ दिल्ली के इलाके में आप पैदल चल के दिखाइए, मार्केट में पैदल चलने वाले के लिए जगह ही नहीं है। आपने इस तरह का इकोसिस्टम नहीं बनाया है जहां पैदल चल, अगर आप विदेश में जाएंगे या मैं विदेश की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पर इस तरह की सभ्यता यूरोप में कम से कम है कि अगर आप जेब्रा से सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो गाड़ी स्वतः ही रुक जाएगी, वो खुद ही, वो एक उनके अंदर सिविक सेंस है कि वो पहले पैदल चलने वाले को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ आदमी हॉर्न बजाता हुआ और लाइट देता हुआ, अपनी डिपर मारता हुआ आपको पैदल आदमी को रोकते हुए निकल जाता है। तो ये एक चीज है। अब जब सरकार इस तरह की स्थितियां बनाएगी, जब सड़क इतनी चौड़ी बनाती है और उसमें किसी पैदल चलने वाले के लिए कोई जगह नहीं होता, कोई जगह नहीं होती, आप जो नया NH-24 का हाईवे बना है या कोई भी हाईवे देख लीजिए, आदमी को सड़क पार करने के लिए 2-2 किलोमीटर की दूरी पर ओवरहेड ब्रिज दिए जाते हैं, जिसमें वो पहले 500 मीटर ऐसे चल के जाएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर उतरेगा, फिर 500 मीटर। और क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ियां स्मूथ तरीके से चलें। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि जो गाड़ियां हैं वो अंडरग्राउंड चले और आदमी सड़क पर चले? ये मैं बहुत आइडियल स्थिति कह रहा हूं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति ना भी हो तो भी कम से कम जो पेडेस्ट्रियन पाथवेज जो हैं उनकी जरूरत, सरकारी नीतियां जिसकी हरजीत ने जिक्र किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकारी नीतियां जो हैं वो इस तरह की होनी चाहिए जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के पक्ष में खड़ी हो। इसलिए नहीं कि जो स्पीडिंग कार्स के लिए, हम स्पीडिंग हाईवेज को देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो कितने गरीब विरोधी हैं ये भी हमें देखना होगा। कि हम सोचते हैं कि हाईवे अगर आप चल रहा है तो बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब मुझे सीधे 200 किलोमीटर तक जैसे एक्सप्रेस हाईवे है, वहां किसानों के लिए सड़क को पार करने के लिए कितनी दिक्कत है, वो कैसे इधर से उधर जाएंगे, क्योंकि उनके खेत इधर भी हैं और खेत उधर भी हैं दोनों। लेकिन हमने एक स्पीड जिप पास्ट हाईवे बनाया है जिसमें
हमने उसको बहुत कम इंपॉर्टेंस दी है कि पैदल आदमी कैसे पार करे, तो वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कैसे होगी। तो गांधी का फलसफा भले ही वो महंगा था, बहुत लोग उसकी आलोचना करते हैं कि गांधी की सादगी बहुत महंगी थी, लेकिन वो एक बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट एक्सपर्ट थे, जिसे कहते हैं प्रोफेशनल थे एक तरह से, कई लोग उनके बारे में भी कहते हैं कि, तो वो सादगी का प्रचार करना कम से कम जानते थे, ताकि लोगों के भीतर एक मैसेज जाए कि कैसे सादा जीवन जिया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। और जैसे जिस बात के लिए मैं ओपनली कहूंगा कि मैं उसके लिए कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकता, क्योंकि मैं वेजिटेरियन नहीं हूं, लेकिन वेजिटेरियन होना भी जरूरी होता जा रहा है, बल्कि अब तो वीगन फूड की बात की जा रही है, क्योंकि कुछ वक्त में जो इंडस्ट्रियल मीट है वो अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल में आएगा। उसके लिए जितनी बिजली उसको, हालांकि हिंदुस्तान में इस लेवल पर अभी तक इंडस्ट्रियल मीट प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन आप अगर जो बड़े जानवर की एनिमल रियरिंग करेंगे और उनके लिए इस तरह के एनिमल फार्म बनाएंगे, उनको इतना ज्यादा फीड खिलाएंगे, और उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको मीट, वो इतना कम होगा, और वो इतना, उसके लिए फिर रेफ्रिजरेशन के लिए और उसको प्रोसेसिंग के लिए जितनी बिजली खर्च होगी, वो अनसस्टेनेबल है। तो कुछ वीडियोस भी हैं जो हम कोशिश करेंगे हम आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पब्लिश करते समय डाल सकें, जिसमें आप देखेंगे कि सस्टेनेबल जो तरीका है उसमें आपकी ईटिंग, जो आपकी जो हैबिट्स हैं, आप क्या कंज्यूम करते हैं, आप किस तरह का खाना खाते हैं, जैसे जैविक खेती है उसके बारे में ये बात इंक्रीजिंगली सामने आ रही है कि वो आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों का जरिया बनेगा, क्योंकि वही एक तरीका है जब आप, जिस तरह से आप लाइफ को अपने एक टिकाऊ जो लाइफस्टाइल है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, बना सकते हैं। आप इस तरह का लाइफस्टाइल बना के ये नहीं सोच सकते, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक वाहनों की बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात भी करते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा कि एक लेवल तक आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको जो है प्रदूषण से और क्लाइमेट चेंज से बचाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन आप को अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाना पड़ेगा कि जहां वाहनों की संख्या कम से कम हो, आप ज्यादा से ज्यादा पैदल या साइकिल से चलें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसलिए बहुत अच्छी बसेस जो आपको आपके घर से लेकर आपके ऑफिस तक पहुंचाएं, और अगर आप मेट्रो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी एंड टू एंड जो कनेक्टिविटी है, यानी लोग मेट्रो तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मेट्रो से उनके घर तक जाने के लिए उनको बहुत मुश्किल होती है, तो फिर अपनी गाड़ी निकालते हैं और उसी को लेकर वो कहते हैं कि भाई मैं क्यों इतनी मुश्किल उठाऊं, मेरे पास तो गाड़ी है और मैं अफोर्ड भी कर सकता हूं। तो आप तभी सफल होंगे जब आप उन लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाएंगे जो कार में बैठना अफोर्ड कर सकते हैं। जब तक हम ये सोचेंगे कि हम उन लोगों को ट्रांसपोर्ट में लाएंगे जिनके पास कार नहीं है, या जो कार नहीं खरीद सकते या उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप कभी भी वो गोल अचीव नहीं कर सकते जो गोल हम पाना चाहते हैं। तो आज मुझे लगता है कि जो बातें हुई हैं उसका मकसद यही था कि हम किस तरह से जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, इस तरह के लेखन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को उत्साहित कर सकें। और जरूरी नहीं है कि जो लोग इस पर लिख रहे हैं वो पत्रकार ही हों, वो रिपोर्टर ही हों, वो जीविका के लिए हो सकता है कुछ और काम करते हो सकता है आपका अपना बिजनेस हो, लेकिन आप एक राइटर के तौर पर एक ब्लॉग लिखें, और आजकल इतने सोशल मीडिया ने जो एक ताकत दी है, आप इतने महत्वपूर्ण जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर शेयर कर सकते हैं, उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं जो इन विषयों के जानकार हैं। उन लोगों को अगर आपके आर्टिकल्स बार बार आप पोस्ट करते हैं और अच्छे लगते हैं, जरूर वो भी आपसे टच में रहना चाहेंगे। तो इस तरह की जो एक आदत अगर हम बनाएं और सरकार पर प्रेशर बनाएं, तो जैसा हरजीत ने कहा कि जो पॉलिसी मेकर्स पे जब तक इस बात का प्रेशर नहीं होगा कि वो ऐसी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए उन्मुख होकर वो वही काम करेंगे। आज जैविक खेती की जब हम बात करते हैं और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो पहली मुश्किल इंसान के आगे आती है और वो कहता है ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं खरीद सकता। उसके सामने 10 रुपए किलो का प्याज है, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, तो और वो 50 रुपए किलो का प्याज क्यों खरीदेगा? तो ये एक समस्या उसके सामने है। लेकिन अगर सरकार ऐसी नीति दे, ऐसे उत्साहन, ऐसे इंसेंटिव दे, ऐसे कदम उठाए जिससे कि किसानों को वो 2-3 साल जो शुरुआत में जैविक खेती में उन्हें नुकसान होता है, उसे सहने की ताकत उनके अंदर आती है, वो जागरूकता लोगों में आती है, जिनके पास पैसा है जो खर्च कर सकते हैं वो खर्च करें। तो ये
लार्ज स्केल एक चेन बनेगी और लोग उस खेती को में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं, उसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनके प्राइसेस भी नीचे आएंगे और लोगों को उसकी हेल्थ कॉस्ट का पता चलेगा कि आज मैं थोड़ा महंगा खाना ये सब्जियां या प्रोडक्ट ले रहा हूं, लेकिन ये मुझे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा रही है, जो कि पेस्टिसाइड जो मेरी प्लेट में लेके आता है, जो जो केमिकल फार्मिंग का प्रोडक्ट, वो नहीं होगा। तो ये तमाम चीजें हैं। और बहुत सारे लोग अभी जिन्होंने अपनी बातें की, मोर और लेस यही कि किस तरह से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। बहुत सारी और बातें भी हैं जो हम आने वाले दिनों में इस तरह के कार्यक्रम करेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन आखिर में मैं यही कहूंगा कि पर्यावरण के बारे में एक सोच को विकसित करने की जरूरत है, और वो सोच है कि को एग्जिस्ट करना। और इसका मैं उदाहरण देते हुए बताता हूं, इसका उदाहरण मैं देता हूं, जैसे अभी जून का महीना है, मैं सारे शहरों की बात कर रहा हूं, छोटे शहर भी इसमें शामिल हैं। जैसे ही बरसात आएगी तो सारे शहर जो हैं उनकी सड़कें पानी से भर जाएंगी और आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। कई लोगों की गाड़ियां डूब जाती हैं, उनका नुकसान होता है। कई लोग जो हैं खुद फंस जाते हैं, कई लोग मैनहोल में गिर जाते हैं, और उसके बाद कई बीमारियां भी फैलती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या ये है कि हमने फिर जो हमारा शहरीकरण हुआ है वो बहुत अनसस्टेनेबल तरीके से हुआ है। एक तो हमने जो जगहें पहले थी, जैसे दिल्ली की बात करते हैं, मैं दिल्ली की बात बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो आसानी से समझ में लोगों को आती है, तो वो बात, वहां 100 से ज्यादा तालाब हुआ करते थे। ऐसी भोपाल है जो अभी भी सरोवर नगरी है, वहां बहुत सारे अभी भी सरोवर हैं, और छोटी जगहों में गांव में आप जाएं बड़े बड़े तालाब आपको दिखते हैं, लेकिन ऐसे तालाब दिल्ली और बड़े शहरों में भी थे। उन्होंने वहां पर भवन बना दिए, जो जगह बची हुई है वहां पर उन्होंने गार्बेज भर दिया, इसमें ज्यादातर प्लास्टिक है। और उसके बाद अब हम उम्मीद करते हैं कि जब उतनी ही बारिश होगी जितनी पहले हो रही है, तो उसके जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो उसके जाने के लिए अगर कोई जगह नहीं होगी तो वो आपके सड़कों को भरेगी, वो आपके घरों में घुसेगा। और इस पर हमने पिछले साल एक वीडियो किया था, और उसमें जो मैंने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि ये सोच है लोगों में कि वो प्रकृति को कॉन्कर कर सकते हैं, उसको जीत सकते हैं, और इस तरह की वो सोच से आगे बढ़ते हैं, जबकि प्रकृति के साथ कोएग्जिस्ट करना जो है वो सबसे जरूरी है, और उसी तरीके से हमें जीना सीखना चाहिए। तो आज के की बातचीत में इतना ही, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर, जो लोग शामिल हुए, जो लोगों ने हमसे इसको सुना और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में, इको एंड एनर्जी टॉक के बारे में, और अपने कमेंट्स लिखिए और किस तरह की डिस्कशन आप चाहते हैं। कुछ वक्त में अभी हम भी सीख रहे हैं, तो कुछ वक्त में हम डायरेक्ट लोगों से बात करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे, इसमें आप लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग बहुत कीनली इसको कवर कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस विषय पर बात इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पर हो। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।